भारत का नक्शा जब हम इसे देखते हैं तो क्या दिखता है? सिर्फ जमीन नहीं, ये एक जीते जागते शरीर की तरह है। और इस शरीर में नसों का एक ऐसा जाल फैला है जो पूरे देश को जिंदगी देता है। ये जो लकीरें हैं ना, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, यही तो भारत की सभ्यता, इसकी संस्कृति और इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीवन रेखाएं, ये लाइफलाइंस हैं क्या? कौन सी चीज है जो भारत को सच में धड़कता हुआ, चलता हुआ रखती है? जवाब बहुत ही सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। नदियां, भारत की नदियां। असल में यही इस देश की जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए, इन जीवन रेखाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इन्हें समझने के लिए हमें भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम को देखना होगा। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है नदियों और उनकी सहायक नदियों का वो पूरा नेटवर्क जो एक बड़े से इलाके का सारा पानी इकट्ठा करके समंदर तक ले जाता है। और भारत में इस नेटवर्क को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, इन दोनों सिस्टम्स में एक बहुत बड़ा और मजेदार फर्क है। एक तरफ है हिमालय की नदियां, जिनमें ग्लेशियर पिघलने की वजह से साल भर पानी रहता है, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर डिपेंडेंट है। मतलब बारिश अच्छी हुई तो इनमें जान आ जाती है। यही एक फर्क इन नदियों के पूरे कैरेक्टर को बदल देता है, और इसका असर हमारी खेती से लेकर बिजली बनाने तक हर चीज पर पड़ता है। तो आइए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से, महान हिमालय से। ये वो जगह है जहां भारत की कुछ सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नदियों का जन्म होता है। और इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं सिंधु या इंडस की। सोचिए, इसी नदी ने हमारे देश को इसका नाम दिया इंडिया। इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। सिंधु नदी का सफर भी क्या कमाल का है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहां से करीब करीब 2880 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और आखिर में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और इस सफर में ये 3 देशों से गुजरती है, जो इसे एक इंटरनेशनल नदी बनाता है। अच्छा, सिंधु की बात हो और पंचनद का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पंजाब की वो 5 बड़ी नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, जो आगे जाके सिंधु में मिल जाती हैं। और मजे की बात यह है कि पंजाब शब्द का मतलब ही है 5 पानी की धरती। ये नाम सीधे सीधे इन्हीं नदियों से आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस नदी की ओर जो भारत की आत्मा में बसती है, गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए माँ है, उनकी आस्था है, उनकी जिंदगी है। गंगा का सफर शुरू होता है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से। वहां से ये 2525 किलोमीटर बहती है, भारत के सबसे घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों को सींचती है और फिर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात, गंगा अपने उद्गम से गंगा के नाम से नहीं निकलती। ये असल में भागीरथी के रूप में शुरू होती है। फिर देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, उस संगम के बाद से ही इस महान नदी को गंगा का नाम मिलता है। हिमालय से निकलने वाली हमारी तीसरी और आखिरी विशाल नदी है ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जिसकी कई नाम हैं, कई रूप हैं और जिसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। ब्रह्मपुत्र की सबसे खास बात शायद इसकी बदलती पहचान है। तिब्बत में लोग इसे यारलुंग त्सांगपो बुलाते हैं, फिर जैसे ही ये अरुणाचल में आती है इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में पहुंचकर ये बनती है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में घुसते ही यही नदी जमुना कहलाती है। सोचिए, एक नदी और कितने सारे नाम। तो चलिए अब हिमालय से उतरते हैं और भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों को जानेंगे जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ये महाराष्ट्र में त्र्यंबक से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने इतने बड़े आकार और महत्व की वजह से ही इसे बड़े सम्मान के साथ दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी के ठीक बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। ये महाबलेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए पानी का एक अहम जरिया है। भीमा और तुंगभद्रा इसकी कुछ मेन सहायक नदियां हैं। और फिर आती है कावेरी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इसे भी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, पर फर्क है।
जहां गोदावरी को ये नाम अपने बड़े साइज की वजह से मिला, वहीं कावेरी को ये सम्मान उसके गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की वजह से मिला है। ये नदी दक्षिण भारत के इतिहास और जीवन में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। तो हमने इन बड़ी बड़ी नदी प्रणालियों का सफर तो कर लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन नदियों का इंसानी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, कभी अच्छा तो कभी बहुत बुरा। आइए अब कुछ ऐसे ही जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। जहां नदियां जिंदगी देती हैं, वहीं कभी कभी वो तबाही का कारण भी बनती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने और भयानक बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, जिससे हर साल बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक इसी तरह दामोदर नदी को एक जमाने में बंगाल का शोक कहा जाता था। हाँ, ये बात सही है कि अब इस पर जो बांध बने हैं उन्होंने बाढ़ पर काफी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये नाम हमें इसके विनाशकारी अतीत की याद दिलाता है। और इस लिस्ट में महानदी भी है, जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। ये तीनों नदियां हमें दिखाती हैं कि कैसे ये जीवन देने वाली धाराएं कभी-कभी बहुत ज्यादा दुख का कारण भी बन सकती हैं। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की इन नदियों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख लीजिए। सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे नीचे वेगई। इस तरह से दिमाग में एक साफ नक्शा बन जाता है। और अगर इनके साइज की बात करें तो लंबाई के हिसाब से इनका ऑर्डर कुछ ऐसा है। गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी है, और कृष्णा भी ठीक उसके पीछे ही है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि प्रायद्वीपीय भारत में भी कितनी विशाल और महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। हमने इन सदियों पुरानी जीवन रेखाओं का सफर किया, लेकिन आज ये नदियां खुद कई चुनौतियों से जूझ रही हैं। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पानी का मैनेजमेंट। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, भारत की इन जीवन रेखाओं का भविष्य क्या है, और इस भविष्य को तय करने में हम सबकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि इन नदियों का भविष्य असल में हमारा ही भविष्य है।